औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जैसा कि शेड्यूल में पहले तय है, आज बाफज़ल रब्बी 2 सब्जेक्ट्स का हमारा टेस्ट है। टाइमिंग भी वही है 6 से 7 बजे। मैं इंशाल्लाह ताला पहले टेस्ट आप लोगों के पास भेज दूंगा, तो आप लोग कोशिश करें कि 6 बजे से पहले पहले मुझे भेज दें, ताकि फिर चेक करके ना मैं आप लोगों को फ़ौरन उसकी ये रिज़ल्ट भी बता दूं। अब ये क्यों वीडियोस का दोबारा लेक्चर शुरू हो रहा है बेटा, ये बहुत से लोगों की बार बार गुजारिशात आ रही थी कि सर थोड़ा बहुत हमें लेक्चर दें, हमें थोड़ा बहुत हाउ ना हो तो होना पता, बाकी हम अपने तौर पर कर लेंगे। तो उन लोगों की आसानी के लिए ये एक क्रैश कोर्स शुरू किया है कि इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मोटी मोटी बातें करेंगे। टेस्ट था 2 मज़ामीन का, जिनमें एक है हमारा वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 और दूसरा है रेंटेड पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 वाला। अब ये लेक्चर है फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 वाला। इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। 1 से लेकर 13 सेक्शन तक हमारा पहला हिस्सा है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला दूसरा भी बहुत जल्द आ जाएगा। अब इसके बारे में सबसे पहली बात बेटा जो जहन में रखनी है वो ये है कि आप लोगों ने फैमिली कोर्ट को समझना है। फैमिली कोर्ट कैसे, थोड़ी सी बुनियादी बात है, लेकिन हमेशा जहन में रख लें। कोशिश करें कि इस वक्त अगर आप लोगों के पास कापी पेन है तो उस पर भी नोट कर लें क्या मैं गुजारिश करने लगा हूं। अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदालतें काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। उसके बाद हमारे सूबों की हाई कोर्ट्स हैं। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुख्तलिफ अदालतें हमारी काम कर रही हैं। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना थोड़ा सा ज़रा समझ लें किस तरह का काम है। सिविल जज, जैसे आप लोग जिस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, अपॉइंट हो गए। अपॉइंटमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट करती है। उसके बाद इनकी फर्स्ट जो पोस्टिंग होती है वो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ही करती है। हमारे जज साहबान पूरे पंजाब में इनकी पोस्टिंग तहसील और डिस्ट्रिक्ट्स में हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट्स में हेड क्वार्टर पर, और जो उसकी तहसील्स हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ हमारे जज साहबान की अपॉइंटमेंट हो जाती है। अब यहाँ से गौर से सुनते जाएं बात। अब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं पूरे पंजाब में 36 हैं, जैसे 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पंजाब के। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब इंचार्ज हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के भी, और उन्होंने पूरा सिस्टम सेटअप चलाना है कि जी फैमिली कोर्ट्स कौन कौन सी बनानी है। अब सिविल जज साहब अपॉइंट होके आ गए। अब वो बतौर सिविल जज भी काम करेंगे जब वो सिविल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ का है, प्रीएम्पशन का है, या दीगर जो हमारे प्योर सिविल लॉज हैं उनके ताबे अगर सिविल जज साहब काम कर रहे हैं तो वो सिविल जज कहलाएंगे। अब नेक्स्ट बात सुन लें, फैमिली कोर्ट क्या है। जब ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब किसी भी सिविल जज साहब को फैमिली कोर्ट का वर्क दे देंगे, एलोकेट कर देंगे फैमिली कोर्ट का वर्क, और वो उनको हुक्म दे देंगे कि आपने बतौर फैमिली कोर्ट भी काम करना है। अब पूरे पंजाब के हमारे जज साहबान सिविल जज क्लास 3 से लेकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब तक फैमिली कोर्ट हैं। काम की एक तकसीम है। ट्रायल इसका फैमिली कोर्ट करती है, अपील
ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनती है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब खुद सुनते हैं या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब को वो अपील भेज देते हैं। उसके खिलाफ जो पार्टी ने जाना है उन पर रिट में चले जाते हैं। अगर इंटरलोकेटरी आर्डर है ट्रायल कोर्ट का, रिट लाई करती है अंडर आर्टिकल 199 और अपील इसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है। अब जो मैं आप लोगों को बेटा काम की तरतीब बता रहा था, सब जज साहबान पंजाब में फैमिली कोर्ट हैं, लेकिन ट्रायल इनका जो हमारा प्रिवेलिंग जनरल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है पंजाब की कोर्ट्स का, फैमिली कोर्ट ही करती है। डिस्ट्रिक्ट जज साहब फैमिली कोर्ट बना देते हैं कि जी फलां फलां जज साहबान तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में बतौर फैमिली कोर्ट काम करेंगे। और दूसरा आप समझ लें, सन 2017 या 18 में पंजाब में सीनियर सिविल जज साहब का थोड़ा सा सेटअप चेंज हुआ। पहले हमारे सिर्फ सीनियर सिविल जज साहब होते थे, जो डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक सीट होती थी। अब आज कल सीनियर सिविल जज साहबान हमारे 3 हैं। एक सीनियर सिविल जज साहब सिविल डिवीजन, दूसरे नंबर पे सीनियर सिविल जज साहब फैमिली डिवीजन और तीसरे नंबर पे सीनियर सिविल जज साहब क्रिमिनल डिवीजन। अब जो सिविल डिवीजन के सीनियर सिविल जज साहब हैं, वो सिविल केसेस जितने भी आते हैं प्लेंट्स, अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हैं उनके पास जाता है सूट, वो फिर आगे मार्क कर देते हैं और दीगर सिविल जज साहबान को। अगर फैमिली सूट है वो सीनियर सिविल जज साहब फैमिली के पास जाएगा, वो फिर आगे खुद रखें या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने जो और फैमिली कोर्ट्स एस्टेब्लिश की हुई हैं उनको वो फैमिली सूट भेज देंगे। अब बेसिकली क्या है, अख्तियारात ऑनरेबल हाई कोर्ट के हैं। हाई कोर्ट ने आसानी के लिए, काम की तकसीम के लिए, फॉर बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को, डिस्ट्रिक्ट जज साहब को ये पावर्स डेलीगेट की हुई हैं कि आपने जी ज़िले का निज़ाम चलाना है तो आपने भी अदालतों का सारा सेटअप उसी हिसाब से करना है। फैमिली कोर्ट बन गई, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब ने हुक्म कर दिया। अब जितने भी हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, बेटा गौर से सुन लें, फैमिली डिस्प्यूट क्या है। शादी हो गई, मुसलमान हैं, ईसाई हैं या दीगर जो भी मज़हब है किसी का पाकिस्तान में, फैमिली कोर्ट के पास मैटर जाता है। अब क्या क्या मामलात होते हैं, सूट्स कौन कौन से होते हैं। हक़ुल महर का हो गया, सामान जहेज़ का हो गया, डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज जिसे खुला कहते हैं, डावरी आप लोगों को बता दिया, डावर हो गया, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ये ना आगे हम पढ़ते हैं किस तरह के दावाजात फैमिली कोर्ट में आएंगे, वो शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं, बच्चों का खर्चा, ये वो सारी चीज़ें। अब फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश होगी, इस तरह के मैटर्स को की एडजुडिकेशन फैमिली कोर्ट के ज़िम्मे है। अब ये थोड़ा सा शार्ट सा आप लोगों को बेटा तारुफ बता दिया। अब हम आगे थोड़ा सा ये कानून के हिसाब से चलें। अब इसका जो प्रेम्बल है, इसमें अब देखते हैं ना, मेन चीज़ एक्सपीडिशियस सेटलमेंट है, मुनासिब जल्दी केसेस का फैसला है, जल्दी भी नहीं करनी, प्रॉपर रीज़नेबल और ना ही डिले होना चाहिए। जो मैरिज और फैमिली अफेयर्स हैं उनसे मुतल्लिका मामलात। अब ये क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी तरमीम कर दी हैं और ये बेसिकली हमारा पंजाब का ही लॉ है, फेडरल सब्जेक्ट ये नहीं रहा। इसमें जैसे बेटा शुरू में ना तकरीबन मैंने आप लोगों को बात बता दी, तारुफ में गार्डियन कोड का भी जिक्र आ जाता है। वो हमने जो कल पढ़ा था कि अगर गार्डियन प्रॉपर्टी और पर्सन का है तो उस पर गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट लागू होगा। ये हमारा सिविल कोड 1964 वाला नहीं एप्लीकेबल होगा कि शुरू में। अब ये डेफिनेशंस आ गई
फैमिली कोड की कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टी की तारीफ है, शेड्यूल वगैरह दिए गए हैं, यूनियन काउंसिल की भी तारीफें वगैरह दी गई हैं। और बाकी इसमें वही काम की तकसीम है प्रोसीजर की। फीमेल जजेस के बारे में भी बताया गया है कि कोशिश होगी प्रेफरेबली फीमेल जज को काम दिया जाए, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर हमारे मेल जज साहबान काम करते हैं। तो उसके बाद ये जुरिस्डिक्शन का वही आपको बेटा बता दिया, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है फैमिली कोड की, ये पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल से मुतल्का। और इसमें फैमिली कोड के पास क्रिमिनल पावर्स भी हैं। सीआरपीसी के मुताबिक कुछ ऑफेंसेस स्पेसिफाइड हैं कि अगर मियाँ बीवी का झगड़ा है, अगर कोई एक पार्टी दूसरे को ज़ख्मी कर देती है तो उसके ताबे भी उसको अख्तियार हासिल है। बेटा ये शुरू में हमारे ये आ गए एस्टेब्लिशमेंट का आ गया। अब आप लोगों को ये प्लेस ऑफ सिटिंग का वही जो जनरल बता दिया बेटा, जहाँ अदालतें होती हैं वहाँ जज साहबान बैठे होते हैं। अगर कोर्ट्स वगैरह चेंज होती हैं तो वो नोटिस वगैरह लगा देते हैं, इसका ये है। अब ये दावा दायर कैसे होगा बेटा, ये प्योरली जैसे सिविल लॉ में हमारा होता है, सीपीसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ताबे दावा दायर होता है। अगरचे सीपीसी और कानून शहादत की एप्लीकेशन को इसमें रोक दिया गया है। कुछ प्रोविजंस इसमें सीपीसी की, स्पेशली समनिंग प्रोसीजर वगैरह, और किसी हद तक ये एग्जीक्यूशन हो गई, और थोड़े बहुत किसी हद तक वो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है। सीपीसी उस हद तक लागू होगा, अदरवाइज सीपीसी की एप्लीकेशन इसमें बार्ड है। प्लेंट का बेटा आप लोगों को बता रहा हूँ प्रीसाइजली जो भी फैक्ट्स हैं, जैसे प्लेंट का अर्जी दावे का तरीक़ाकार होता है, उसके मुताबिक प्लेंट लिखी जाएगी, लिस्ट ऑफ विटनेसेस और बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे साथ लगा दिए जाते हैं। और मेन आप बात सुन लें एफिडेविट की प्रोविजन, बयान हल्फी, इसमें बेटा ये इसमें भी प्रोवाइडेड है। इसका तरीक़ाकार ये है कि जो विटनेसेस हैं ना, उनके बयान हल्फी शुरू में ही दाखिल हो जाते हैं। बयान हल्फी इसका फिर ये फ़ायदा ये हो जाता है बयान हल्फी का कि बयान हल्फी का ये पार्टीज़ को फ़ायदा हो जाता है। बेटा ये थोड़ी सी इंटरप्शन आ रही है बयान हल्फी के हिसाब से, मैं आप लोगों को बता रहा था। अब उसमें पार्टी बयान हल्फी दे देती है, प्लेंटिव साइड और डिफेंडेंट साइड दोनों, वो एविडेंस कंसीडर की जाती है। जज साहब सिर्फ जब एविडेंस की बारी आती है यही लिखते हैं ऑर्डर शीट में कि जी ये बयान हल्फी आ गया है, उसका अलहदा बयान भी लिख देते हैं, जिसे वो जो भी गवाह पेश कर रहा है इसे तस्लीम करता है ये ठीक है, इस हद तक सिर्फ जज साहब लिख लेते हैं। अब उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंडेंट साइड करती है। ये हो गई हमारी इसकी एफिडेविट बयान हल्फी की हद तक। बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं बेटा आप लोगों को बता दिया। अब जिसमें पार्टीज़ हैं डिफेंडेंट, उनको समन नोटिस जाएंगे। इसमें ये चेयरमैन यूनियन काउंसिल का भी है, उसको भी समन वगैरह जाएंगे, और चेयरमैन साहब इसको डिस्प्ले करेंगे कंसेक्टिव, कुछ दिन लिखे हुए हैं इसमें, न्यूमेरिकल थ्रेशोल्ड भी है 7 डेज़ का। ये हो गया बेटा। उसके बाद ये इंटीमेशन टू डिफेंडेंट का वही तरीक़ाकार है, समन नोटिस वगैरह भेजे जाएंगे, उसको चाहिए डिफेंडेंट को फ़ौरन आ जाए, तरीक़ाकार भी यही है। अब इसमें अखबार इख्तियार की भी है प्रोविजन, पहली पेशी पर ऑन फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अदालत इसमें न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट कर देती है, इसमें अखबार इख्तियार हो जाता है। तो अगर नहीं डिफेंडेंट पेश होता, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। अगर वो टाइमली आ जाए तो वो एप्लीकेशन दे देता है कि जी मेरे खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स ख़त्म की जाए। तो अगर सफिशेंट रीज़न है और विद इन 30 डेज़ आनी चाहिए एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज। ये हो गया बेटा। ये किसी वक्त भी बाज़ का जब एग्जीक्यूशन चल रही होती है ना, उस वक्त भी सेटिंग सेट एक्स पार्टी की एप्लीकेशन आ जाती है कि जी हमें तो पता ही नहीं था। मोस्टली नॉर्मली आम हालात में जो हमारी प्रैक्टिस प्रीवेलिंग है, ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग वगैरह सेट असाइड हो जाती हैं। बेटा ये हो गया हमारा रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह, सारा ये सीपीसी वाला ही प्रोसीजर फॉलो होगा हमारा।
अब ये इसका ना थोड़ा सा आप लोग देख लें, रिटर्न स्टेटमेंट का बेटा वही तरीक़ाकार है जो मैं आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ। अब देखा ना रिटर्न स्टेटमेंट में क्या है, अगर वाइफ ने सूट फार किया हुआ है डावरी आर्टिकल्स का, मेंटेनेंस का, तो हस्बैंड को ये कानून ने हक दिया है कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का भी दावा दायर कर सकता है। वो दावा कैसे होगा, क्या होगा, वो रिटर्न स्टेटमेंट में ही प्ली लेगा कि जी मेरी बीवी को हुक्म किया जाए कि ये मेरे साथ आबाद हो जाए, मेरे साथ आके घर में रहे बामुताबिक शरीयत महमदी या जो भी उनके लाज हैं उनके मुताबिक। तो उसका ये जो प्ली है वो प्लेंट समझी जाएगी कानून की नज़र में, अगरचे वो जवाब दावा ही दाखिल कर रहा है। बेटा इसको समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद आ गया हमारा प्री ट्रायल प्रोसीडेंस। बेटा जब रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है, और दूसरी बात है गौर से सुन लें, रिटर्न स्टेटमेंट से पहले अगर डिफेंडेंट पेश हो जाता है, पहली पेशी पर मैं मिसाल दे रहा हूँ, बेटा ये दावा दायर हुआ, जज साहब ने 5-7 दिन की पेशी रखी, डिफेंडेंट आ गया, कहता है कि जी मुझे वकील साहब करने का मौका दिया जाए। अगर उनके बच्चों वगैरह का खर्चा है या बीवी का खर्चा है तो अदालत ऑन द डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट खर्चा बेटा लगा देगी, डिफेंडेंट को हुक्म कर देगी, ऑर्डर शीट में लिखा जाएगा कि जी आप बच्चों का खर्चा देना शुरू कर दें। बेटा मैं ये बता रहा था जब रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल हो जाती है उसके बाद फिर अदालत एक डेट फिक्स करती है रिकन्सिलेशन की, सुलह की। दोनों फ्री कैन को इन पर्सन अदालत बुलाती है, उनको कहते हैं कि जी आप लोग सुलह कर लें, क्या सुलह हो सकती है, क्या आप लोगों की टर्म एंड कंडीशंस हैं, अगर सुलह हो गई तो ठीक है, उनके बयानात वगैरह लिख कर तो दावा डिग्री कर दिया जाता है, या ये पार्टीज़ की अपनी मर्ज़ी होती है, वो विड्रॉ भी कर लेते हैं। अच्छा बेटा अब इसमें ना एक अहम बात और भी सुन लें, अगर प्लेंटिफ में वाइफ ने प्ली ली हुई है इसकी कि जी मुझे खुला चाहिए और कंसीलिएशन फेल हो जाती है, प्री ट्रायल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो फेल हो जाती हैं, तो फिर उसमें अदालत उसकी जो खुला की हद तक है वो फ़ौरन डिग्री हो जाता है, और बेगम पाबंद, ये हस्बैंड पाबंद हो जाता है 50% और 25% की रेशो है हक़ुल महर की। अगर वाइफ ने हक़ुल महर लिया हुआ है, डेफर्ड और प्रॉम्प्ट की बात हो रही है, 50% और 25%, बेटा इसको भी आप ज़रा देख लीजिएगा। और बाकी जो कंटेस्टेड इश्यूज़ हैं डावर की हद तक, या अगर डावरी कंटेस्टेड है फिर अदालत कैसे हुक्म देगी, अगर डावरी आर्टिकल का इशू हैं वो बेटा फिर इश्यूज़ फ्रेम हो जाते हैं और उनकी बाकायदा एविडेंस होती है। ये है इसका तरीक़ाकार। अब ये बेटा इश्यूज़ जब फ्रेम हो जाएंगे उसके बाद एफिडेविट वाला मैंने आप लोगों को तरीक़ाकार बता दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये वो सारी प्रोसीडिंग्स होंगी। अदालत ने टाइमली इसको ख़त्म करना है, केस को 15 दिन से ज़्यादा पेशी ना हो। इसमें वही न्यूमेरिकल थ्रेशोल्ड वगैरह आ गया, ये बेटा बातें हैं। और 14 का अपील वो हम बाद में करेंगे। तो 12 ये कंक्लूजन ऑफ ट्रायल वाला। और एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री का बेटा सुन लें, जब जजमेंट आ जाती है दावा डिग्री हो जाता है। अब ये आर्डर 21 में अमेंडमेंट हुई है 2018 में, लेकिन उसे लागू 2020 में किया गया था, उसके एंड में ही तकरीबन नवंबर में शायद। अब जो ही अदालत दावा डिग्री करेगी तो वो जो हुक्म है ना उसको ही पर्चा डिग्री को ट्रीट किया जाएगा कानून की नज़र में एग्जीक्यूशन पेटिशन। अब इसमें जो प्लेंटिफ है वो खुद ही इसमें डिग्री होल्डर बन जाएगा, अमूमन ख़वातीन होती हैं हमारी, तो अदालत उसकी फिर डेट रख देगी और उसे एनफोर्स कराएगी। बेटा ये शार्ट की कोशिश की है, अगर ज़्यादा इख्तिसार से काम लिया है तो बता दीजिएगा, अगर ठीक है फिर भी बता दीजिएगा, बाकी हम इंशाल्लाह ताला बाद में देखते हैं करते हैं। बेटा ये कमेंट्स लाजमी करें और इसका क्या कहते हैं सवालात भी लाजमी पूछा करें। आप लोग सवालात तो पूछते नहीं हैं,
तो आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।